हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत बड़ा और सबसे अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्सेशन में, और उसका नाम है क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। फुल फॉर्म बता दीजिए। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये पीजीबीपी क्या है? हम लोगों ने जब सेक्शन 14 देखा था, याद होगा सेक्शन 14 की स्टडी जब हम लोगों ने की थी, तो मैंने उस समय आप लोगों को क्लियरली बताया था दे आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इज इट क्लियर? जी सर, 5 हेड्स ऑफ इनकम बताया था। और जरा हेड्स ऑफ नहीं लिखा मैंने, हेड्स ऑफ नहीं, सलामी नहीं दे रहा हूं मैं, हेड्स ऑफ कर रहा हूं। 1 + 4 = 5 हेड्स ऑफ इनकम। याद रखना बहुत आसान है। सेक्शन 14 मींस 5 हेड्स ऑफ इनकम। कौन कौन से हेड्स ऑफ इनकम थे? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जिसमें से हम लोगों ने सैलरी देख ली, हाउस प्रॉपर्टी देख लिया। अब हम लोग जा रहे हैं स्टडी करने किस चीज की? पीजीबीपी। किसी भी स्टैंडर्ड की बात करें, चाहे वो सीए हो, सीएस हो या सीएमए हो, किसी भी लेवल की बात करें, चाहे वो आईपीसीसी, एग्जीक्यूटिव, इंटर, प्रोफेशनल, फाइनल, कुछ भी हो, ये चैप्टर जी का जंजाल रहता है। किसका जंजाल? जी का जंजाल। हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको अंजाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे। कुछ अच्छी बातें इस चैप्टर के साथ अटैच हैं, कुछ बुरी बातें जो आपको सुननी है स्टार्ट करने से पहले। सबसे अच्छी बात कि ये चैप्टर कई सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन 28, 29, 30, 31, 32, 33 ए बी, इस तरह से कई सेक्शंस हैं। नंबर ऑफ सेक्शंस आर देयर एंड आफ्टर सम टाइम यू विल फील बोर इन दिस चैप्टर। लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर किसी का कोई एक टॉपिक छूट जाए, डजंट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द अदर टॉपिक्स नॉर्मली। हाँ, बाकी चैप्टर्स में क्या है कि एक टॉपिक छूट जाए तो कहीं ना कहीं वो कोरिलेट करता है दूसरे टॉपिक से, तो वहां पर हम लोग मिसमैच कर जाते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ एज सच कुछ नहीं है। कई लेक्चर्स चलेंगे, आप लोगों का पेशेंस चाहिए। पूरे कंसंट्रेशन के साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज तो शुरुआत है। इस चैप्टर की बुरी बात, सारे सेक्शंस भले ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ना हो, लेकिन चैप्टर तो तभी कंप्लीट माना जाएगा व्हेन वी विल एंड ऑल द सेक्शंस। तो अच्छी बात ये, टॉपिक बीच में स्किप हो जाता है, छूट जाता है, आपका मेरा नहीं, तो उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चल सकते हैं आगे? सर बिल्कुल चलिए, आपको कौन रोक सकता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 28। इस चैप्टर को सेक्शन 28, जिसको हम चार्जिंग सेक्शन भी बोलते हैं। कौन सा? चार्जिंग सेक्शन। है क्या इस पीजीबीपी में? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में है क्या? अगर मैं कोई सैलरी कमाता हूं तो मेरी सैलरी इनकम टैक्सेबल होगी सैलरी हेड में। अगर मैं घर किराए पर देकर कमाता हूं तो मेरी इनकम टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अब ना मैं सैलरी से कमाता हूं, ना मेरे पास कोई एक्स्ट्रा घर है जिसको मैं किराए पर देकर कमाऊं।
तो मैं अपने बिजनेस को करके कमा सकता हूं, दिस इज द सेम हेड ऑफ इनकम, उसी के बारे में बात करता है। अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं या मैं कोई प्रोफेशन करता हूं, उस बिजनेस या प्रोफेशन से मिलने वाली इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। वर्ड क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड गेन्स। देखें ना, केवल प्रॉफिट और केवल गेन की बात कही गई है। इस टॉपिक में हम लोगों ने कहीं भी लॉस की बात नहीं की। यानी इस चैप्टर में हम केवल किसकी बात करेंगे? प्रॉफिट्स की बात करेंगे, लॉसेस की बात नहीं करेंगे, गेन्स की बात करेंगे, लॉसेस की बात नहीं होगी। यही तो मतलब है ना? ऐसा कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट इंक्लूड्स पॉजिटिव प्रॉफिट एज वेल एज नेगेटिव प्रॉफिट। जी हाँ, गेन्स इंक्लूड्स पॉजिटिव गेन एज वेल एज नेगेटिव गेन। तो वी विल कंसीडर द सेम थिंग in the same way, either it is a case of profit or it is a case of loss. Profit includes loss. Is it clear? जी सर। तो अब मैं बात करूंगा, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, मेरी बात ढंग से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकलती जाएंगी, बस मेरे मुंह से निकलने की देर है, आपको बस कैच करने का है। अगर मैं बात करूं बिजनेस की या प्रोफेशन की, आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, इट मींस आई यूज टू डू दोज ट्रांजैक्शन रेगुलरली। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, अगर मैं साल भर में केवल एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कर लूं, वेदर इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस और नॉट? मैंने कहा अगर मैं साल भर में केवल एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करता हूं, वेदर इट विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी और नॉट? हां, ये पीजीबीपी में जाएगा। हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस आर देयर? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रेगुलर बेसिस पर आप इसको करें, ये भी कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि आपने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन किया, दैट इज अनफ टू गेट द रूम अंडर द हेड पीजीबीपी। ईदर इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट और इट इज अ केस ऑफ नेगेटिव प्रॉफिट। इज इट क्लियर? जी। तो कहने का मतलब यह है कि आप साल भर में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को करेंगे, इस तभी वो पीजीबीपी में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट में आपको अगर मैं बोलूं, ये प्रोफेशन क्या है? बिजनेस वी कैन अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट गोइंग टू सेल दिस पेन टू यू and this is my business. It means whatever the profit will arise on the purchase or sale of this pen will be charged to tax under the head profit and gains from business. But what if I am just going to deliver my professional skills to all of you? अगर मैं कोई आपको प्रोफेशनल सर्विसेज देता हूं, तो उसकी इनकम कहां टैक्सेबल होगी? सर आप ना वो पीजीबीपी में ही जाएगा। वो क्यों? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। हाँ, प्रोफेशन के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी है, टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है, स्किल होनी जरूरी है। तो अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल नॉलेज है या कोई टेक्निकल स्किल है, एंड ड्यू टू दैट इफ यू आर अर्न समथिंग, देन इट मींस दिस इज द इनकम ऑफ योर प्रोफेशन। पक्की बात है ना जी? तो कोई भी इनकम जो आप अपने बिजनेस से, कोई भी इनकम जो आप अपने प्रोफेशन से अर्न करेंगे, दैट विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। इज इट क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई डाउट या कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सर सेक्शन 28 आप बता रहे थे, मैं अगर आपको एक चीज और बोलूं कि हम किस बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम किस तरह के बिजनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस दो तरीके का हो सकता है, एक नॉर्मल बिजनेस और एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस।
कभी कभी क्या नॉर्मली हम इसको नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस भी बोलते हैं। हम दोनों तरह के बिजनेस की बात करते हैं पीजीबीपी में। हम दोनों तरह के बिजनेस की बात करते हैं पीजीबीपी में। Either it is a case of income from speculative business, profit from speculative business, or from non-speculative business. Both of these two income will be charged to tax under the head PGBP. हम ये नहीं देखेंगे ये स्पेक्युलेटिव है या नॉन स्पेक्युलेटिव। ना 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 ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, खत्म नहीं किया मैंने। जी हाँ, अब जरा ढंग से सुनेंगे जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो सर आप हमें ये बता दीजिए कि ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस क्या है। स्पेक्युलेटिव बिजनेस आपके दिमाग में कहीं ना कहीं लॉटरी का नाम आ रहा होगा। वो स्पेक्युलेटिव नहीं होता, वो कैजुअल इनकम, और वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। हमने लॉटरी और हॉर्स रेसेस वगैरह की बात नहीं की। ये दोनों इनकम आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, ना कि पीजीबीपी में। आपका बिजनेस है जुआ खेलना, आपका बिजनेस ही है जुआ खेल, हम उसकी बात नहीं कर रहे। जुए से मिलने वाले इनकम पीजीबीपी में नहीं जाती। तो सर स्पेक्युलेटिव इनकम में क्या ट्रांसफर होता है? आखिर स्पेक्युलेटिव इनकम बिजनेस कौन सा हो सकता है? विदाउट फिजिकल डिलीवरी ऑफ एनी आइटम, if someone is going to earn something is known as speculative business। फिलहाल हम आज स्पेक्युलेटिव बिजनेस के स्पेक्युलेटिव बिजनेस की डेफिनेशंस को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। आज हमारा पर्पस स्पेक्युलेटिव और नॉन स्पेक्युलेटिव में फर्क नहीं बताना, हमें आज आपको पीजीबीपी के चार्जिंग सेक्शन 28 की बात बतानी है। लेकिन वहां जाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम होती है जो आप कमाते हैं बिना किसी स्टॉक या आइटम की फिजिकल डिलीवरी के। मतलब ये कि अगर मैंने कहा ये पेन कल ले जाना तुम 4 रुपए, तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया और तुमने मुझे 1 रुपए दे दिया। अब मेरे पास 1 रुपए है, रेस्ट ऑफ ₹3 आई विल चार्ज फ्रॉम यू। नेक्स्ट व्हेन you came, next day when you come, I charge ₹5 again to you. Already we have committed to do the transaction at ₹4। हम ऑलरेडी 4 रुपए पर ये ट्रांजेक्शन करने के लिए तैयार थे। आपने हमें 1 रुपए एडवांस मनी दे दिया था। नाउ दे वे रेस्ट ₹3 which you have to pay at the time of getting the delivery of the item। Now I am just going to demand ₹4 again। आप कहते हो सर ये धोखा है, ये चीटिंग है। मैंने कहा देख दाम बढ़ गया, मैं तो तुमसे 4 और मांग रहा हूं, 1 तुम दे चुके हो, टोटल 5 मांग रहा हूं। जाओ मार्केट में तो तुम्हें ये 7 रुपए में मिलेगा। कितने में मिलेगा? 7 रुपए में मिलेगा। लाओ 4 रुपए, इतना तो करो। कल ले गए होते सामान, आज लेने आए हो, आज दाम बढ़ गया मार्केट में इसका। चलो जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही हो हम उसके पीछे नहीं जाते। लेकिन हाँ, आपने कहा सर नहीं चाहिए आपसे सामान, आपने मेरे साथ चीटिंग की, हम जा रहे हैं। आप चले गए 1 रुपए छोड़कर मेरे पास। क्या मैंने आपको सामान दिया? क्या मैंने कुछ कमा लिया? हाँ सर आपने 1 रुपए कमा लिया। बस वही है स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम, जहां किसी फिजिकल डिलीवरी को किए बिना ही आप कुछ कमाते हैं, उसको हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम बोलते हैं। फिलहाल हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस पर फिर बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। डेरिवेटिव्स, ऑप्शन, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के बारे में बात करेंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी बात करेंगे, वो बाद में। लेकिन हाँ, आज हम लोग बात करेंगे कि पीजीबीपी में प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम टैक्सेबल होती है, और इसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 28, और इसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 28। ये भी तो क्लियर हो गया ना कि चाहे वो
स्पेक्युलेटिव इनकम हो चाहे नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस की इनकम, दोनों को टैक्स लगाया जाता है। सबसे पहले आज बात करेंगे सेक्शन 28 की। पहला पॉइंट ढंग से सुनेंगे, एनी प्रॉफिट और गेन arising from business or profession आगे की वर्ड मैं बाद में लिखूंगा, लेकिन पहले इतना समझने की कोशिश करते हैं। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम, कोई भी प्रॉफिट या गेन जो तैयार होता है, जो अराइज होता है ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन, that must be charged to tax under the head PGBP. Any profit or gain arising from business or profession carried on by the SSC. Okay, carried on by the SSC at any time during the previous year. Is it okay? जी सर, बिल्कुल ओके। Carried on by the SSC at any time during the previous year. मैंने एक वर्ड लिखा है इसमें, at any time। साल में किसी भी समय कितने भी ट्रांजैक्शन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आते ही आज ये क्लियर किया था, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इररेलेवेंट होते हैं। इवन अ सिंगल ट्रांजैक्शन कैन गेट प्लेस टू चार्ज to tax under the head PGBP. Is it clear? तो at any time during the previous year. दूसरा, आखिर सेक्शन 28 में पहले पॉइंट ने तो सब क्लियर कर दिया सर, अब आगे बढ़ने की जरूरत क्या है? जब बोल दिया एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, दैट इज एनफ. All the things are covered now. I'm also saying yes, all the things are already covered in the one line, but not all the things are covered in the single line. Why? कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनको अब बोला गया है स्पेसिफिकली कि अब सेक्शन 28 बोल रहा है, इसलिए हम सेक्शन 28 के कारण पीजीबीपी में टैक्स लगने को तैयार हैं। अगर ये सेक्शन 28 नहीं बोला होता तो हम पीजीबीपी में इस चीज पर टैक्स नहीं लगाते। कौन सी ऐसी चीज जिसको पीजीबीपी में टैक्स नहीं लगाते? अगर पीजीबीपी ने नहीं बोला होता तो ये याद रखेंगे, सेक्शन 28 आज पूरा क्लास का सेशन केवल यही लेने वाला है। Second point, in case of an export SSC, first, profit on sale of, profit on transfer of, import license. सर क्या भाई, सुन लीजिए, आप कुछ गलत लिख रहे हैं। अरे मैं क्या गलत लिख रहा हूं बताओ तो सही। सर आपने ना लिखा है ना एक्सपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट एसएससी, क्या लिखा है? एक्सपोर्ट एसएससी। एसएससी कौन है? जो विदेश में सामान बेचता है। लेकिन आपने ना यहाँ लिखा है ना, उसने जो बेचा है वो इंपोर्ट लाइसेंस। आपको यहाँ लिखना चाहिए था, मैंने सही लिखा। आप जो सोच रहे हैं ना, आपकी सोच घटिया है, गलत है। यहाँ इंपोर्ट लाइसेंस इज ओके, इट शुड नॉट बी एक्सपोर्ट लाइसेंस। व्हाई? आई विल डिस्कस इट। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। मैं एक फिर वर्ड यूज करता हूं, आपके सामने दो लाइनें फिर शेयर करने की कोशिश करता हूं। ये वो सेक्शन है जिसको बच्चे बहुत लाइटली डील करते हैं, या उनको बताया ही नहीं जाता, या इसको स्किप कर दिया जाता है। और अगर बताया भी जाता है तो डिटेल में डिस्कस नहीं कराया जाता। जबकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको समझे बिना अगर हम पूरे पीजीबीपी चैप्टर को पढ़ें तो कुछ न कुछ अधूरा रह जाएगा। तो फॉर गॉड सेक, मैंने क्या बोला?
फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए इस टॉपिक को आप पूरा करेंगे, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके पास रीजंस होंगे। यू कैन एक्सप्लेन द थिंग इजीली टू एनी पर्सन। क्या है ये? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस अभी मैं बताऊंगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड कैश असिस्टेंस रिसिप्ट। ये 4 पॉइंट हैं। मैंने लिखा इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, कोई ऐसा एसएससी जो इंडिया में बंदा है मिस्टर एक्स, वो यूएस मिस्टर वाई को सामान बेचता है। ठीक, अब ये हिसाब किताब सामने दिख रहा है। पहला, इस बंदे को रॉ मटेरियल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ताकि ये प्रोडक्ट पी बना सके, प्रोडक्ट पी बना करके बेच सके। अब ये रॉ मटेरियल जो खरीदता है उसकी कीमत हिंदुस्तान में 80 रुपए की है पर केजी। 80 रुपीज पर मिस्टर एक्स खरीदेगा, उसको प्रोसेस में लाएगा, फिनिश गुड्स प्रोडक्ट पी बनाएगा और उसको वाई को एक्सपोर्ट कर देगा। लेकिन वाई के पास उस सामान को खरीदने के कई ऑप्शन हैं। या तो वो प्रोडक्ट पी को कहां से खरीदे? एक्स से खरीदे। या तो उस प्रोडक्ट पी को कहां से खरीदे? चाइना के चिंचा से खरीदे। और हो सकता है वो सामान वो रशिया के पुतिन से खरीदे। कहीं से भी खरीद सकता है वो सामान, खरीदे। हमसे वो सामान चूंकि 80 रुपए केजी हमको कॉस्ट आती है, तो हम इसको 100 रुपए पर ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट लेकर के इसको ट्रांसफर किया। चाइना इस सामान को 80 रुपीज में बेच रहा है और जबकि रशिया इसको 90 में बेच रहा है। अब बताओ मिस्टर वाई वो सामान कहां से खरीदेगा? सर आप ना फालतू की बात बोलते हैं, वो सामान एक्स से क्यों खरीदेगा जब चाइना उसको 80 में दे रहा है, और रशिया से क्यों खरीदेगा जब चाइना उसको 80 में दे रहा है? अच्छा, ये तो हमने सोचा ही नहीं, तो अब सोच लेते हैं। हुआ ये कि मिस्टर एक्स ने देखा कि जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है इस सामान को बनाने के लिए, उसके लिए चाइना ने कसम खा रखी है कि हम हिंदुस्तान के बिजनेस को इकोनॉमिकली तोड़ देंगे। उसने कसम खा रखी है चाइना ने कि हम हिंदुस्तान के बिजनेस को इकोनॉमिकली वीक कर देंगे। अच्छा, उसके लिए उसने अपने बिजनेसमैन को बोला, अपने एक्सपोर्टर को बोला, जाओ जितना सामान हिंदुस्तान में बेचना है बेचो, जितना सामान हिंदुस्तान में बेचना है बेचो, इतने सस्ते में बेचो कि वहां का मार्केट बंद हो जाए। वहां होली नहीं मनाई जाती, बट दे मैन्युफैक्चर कलर्स which is used in our festival Holi. They never celebrate Diwali, but they used to manufacture crackers so that the business of India can be demolished. बहुत कलरफुल होते हैं, पॉइजन होता है, सब चीज ठीक है, चमक भी ज्यादा आती है, होली का कलर है, दुकानदार के पास रखा हुआ है, ये कलर नीला हरा काला पीला, सब कलर, काला तो नहीं, सारे कलर्स रखे रहते हैं। दूर से देखकर आप पहचान सकते हैं चाइना का कलर कौन सा, जो सबसे ज्यादा चटक होगा, दूर से चमकता है, चम 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 चटक, बिल्कुल वो कलर चाइना का है। और जो थोड़ा डल कलर होता है वो इंडिया का है। आप किसको खरीदना पसंद करेंगे? सर वो चटक होगा ना, बहुत चमक होगी, मन तो वही करेगा, लेकिन महंगा होगा ना, वो सस्ता है, वो हमारे भी कलर से बहुत सस्ता है। वहाँ की गवर्नमेंट ने बोल रखा है अपने मैन्युफैक्चरर को कि हिंदुस्तान की मार्केट को पूरी तरह से डिमोलिश कर दो। अच्छा, अब वो लोग डिमोलिश करने के चक्कर में अपने सामान को अपने कॉस्ट से भी कम पर या सस्ते दाम पर बेचते हैं, और उनको उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इकोनॉमिकली। आखिर उनको पैसा चाहिए, वहाँ के मैन्युफैक्चरर को उनकी गवर्नमेंट उनका पैसा दे देती है, कंपनसेट कर देती है, तो यहाँ पर सामान सस्ते में आ गया। अब बताओ क्या करें? क्या हम इस चाइना के बिजनेस को तोड़ पाएंगे? हाँ, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, अब नहीं, तेरी बिल्ली तुझी से म्याऊं। वो कैसे?
मैंने देखा चाइना जो ये रॉ मटेरियल है ना, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के चक्कर में 50 रुपए में हिंदुस्तान को बेच रहा है। अब रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिर 100 रुपए में मैंने सामान बेचा। मैंने देखा कि अगर मैं हिंदुस्तान से ये सामान खरीदता हूं तो मैं 80 रुपए में खरीदूंगा, लेकिन अगर चाइना से माल खरीदूंगा तो 50 रुपए में खरीदूंगा। बताओ मैं चाइना से माल खरीदूं या ना खरीदूं? सर क्या बात करते हैं, देश विरोधी बात करते हैं आप तो। देशभक्त बनिए, 50 रुपए में क्यों खरीदेंगे? हिंदुस्तान के बिजनेस को बर्बाद करना है क्या? मैंने ऐसा कब कहा भाई? मैं तो आपसे कहता हूं ये सामान खरीद लो। अरे नहीं सर, खरीद लो, इसको प्रोसेस करो और इसको 70 में इसको दो ना, क्यों 100 में बेचोगे? अरे हाँ सर, 30 रुपए कम हो गया। जो दाम 80 रुपए मार्केट में इंडिया में मिल रहा था वो 50 रुपए का चाइना से मिल रहा है। अब चाइना से वो सामान खरीदो और उस सामान को मैन्युफैक्चर करके विदेश का सामान विदेश में बेच दो। अपनी जेब से क्या खाया? कुछ नहीं गया, बल्कि हम लोग इकोनॉमिकली और स्ट्रांग हो गए। उसका जूता उसी के सर पर दे मारा। समझ में आई बात? तू शेर तो मैं सवा शेर नहीं, सवा शेर। अच्छा, तो अब 70 में अब किसका बिकेगा? नहीं सर, इन लोगों का नहीं बिकेगा, अब तो हिंदुस्तान का सामान बिकेगा। बिल्कुल सही बात है। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? अब बताओ, क्या मिस्टर एक्स ने कोई ऐसी गलती की या उसने अच्छा काम किया? अगर वो रॉ मटेरियल खरीद करके हिंदुस्तान में बेचता तो शायद इंडियन इंडस्ट्री को थोड़ा झटका लगता, लेकिन ना, उसने ऐसा नहीं किया। उसने सामान को इंपोर्ट किया। क्या किया? इंपोर्ट। इधर देख, उसने सामान को क्या किया? इंपोर्ट किया। और उसने सामान को मैन्युफैक्चर करके क्या किया? एक्सपोर्ट किया। तो एसएससी कौन सा है? एक्सपोर्ट एसएससी है। उसने क्या किया? इंपोर्ट किया। तो गवर्नमेंट ने उसको क्या दिया होगा? इंपोर्ट लाइसेंस दिया होगा। क्या करने के लिए दिया होगा? कि वो विदेश से सामान को इंपोर्ट कर सके और उसका एक्सपोर्ट कर सके। तो ऐसे एसएससी को लाइसेंस दिया गया। मान लेते हैं ये लाइसेंस 10,000 केजी के लिए दिया गया होता, तो 50 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए का 30 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए का फायदा हो गया, क्योंकि 10,000 किलो को 80 रुपए के हिसाब से खरीदते तो 8 लाख रुपए खर्च करने पड़ते। लेकिन अब मुझे कितने खर्च करने पड़ रहे हैं? केवल 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ट्रेडिंग में मैंने खर्चों की तरफ केवल और केवल परचेस कॉस्ट कितनी लिखी? 5 लाख। और जो 3 लाख रुपए का फायदा होने वाला है, अल्टीमेटली द प्रॉफिट विल इनहांस माय प्रॉफिट। 3 लाख रुपए इन टोटलिटी देखो तो आज नहीं तो कल वो मेरा कॉस्ट 8 लाख से 5 लाख गिर गई, तो मेरा प्रॉफिट 3 लाख रुपए बढ़ गया। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि हमसे 3 लाख रुपए का और एक्स्ट्रा बेनिफिट पर टैक्स मिलेगा। चलो, गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने 8,000 10,000 के बदले केवल 8,000 किलो सामान खरीदा और 30 रुपए के हिसाब से मैंने 2,40,000 रुपए मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अपनी बुक्स में 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट 30 रुपए के हिसाब से आ गया। अभी मुझे 2,000 किलो सामान और खरीदना है, जो मेरे पास इंटाइटलमेंट है, इंपोर्ट लाइसेंस का इंटाइटलमेंट है। 2,000 किलो का 30 रुपए के हिसाब से फायदा, यानी 60,000 रुपए का मुझे और फायदा मिल सकता है, मेरा पीजीबीपी बढ़ सकता है। लेकिन मैंने किया क्या? मैंने इस लाइसेंस को बेच डाला 30,000 रुपए में। चलो, 20,000 में बेच डाला। कितने में बेच डाला? 20,000 में। अगर मेरे पास ये लाइसेंस रहता तो मेरी कौन सी इनकम बढ़ती? पीजीबीपी। अब ये लाइसेंस मेरे पास नहीं रहा, मैंने इस लाइसेंस को बेच दिया, तो मुझे जो इस पर सेल मिला है वो सेल का प्रॉफिट आखिर किसके अगेंस्ट मिला है? सर, उस लॉस के अगेंस्ट मिला है जो मुझे प्रॉफिट हो सकता था, अब नहीं होगा। उस प्रॉफिट के लॉस के अगेंस्ट मुझे ये 30-40 हजार रुपए जो रिकवर हुए, 20,000 रिकवर हुए, वो उसके अगेंस्ट में है। तो बताओ, ये जो 20-30 हजार मैंने सेल करके लाइसेंस को जो पैसा पाया है वो किस हेड में टैक्सेबल होगा? सर, आप भी अजीब बात करते हैं, ये पीजीबीपी का पार्ट नहीं है। ये कहां जाना चाहिए था? कैपिटल गेन में। क्योंकि इंपोर्ट लाइसेंस क्या होता है? कैपिटल एसेट होती है। लाइसेंस क्या होता है? कैपिटल एसेट होती है।
तो ये कहाँ जाना चाहिए था? कैपिटल गेन में। लेकिन पीजीबीपी ने अपने चार्जिंग सेक्शन में क्लियर कट कर दिया है कि अब ये वहाँ नहीं जाएगा, इसके सेल पर होने वाला प्रॉफिट पीजीबीपी में ही क्रेडिट किया जाएगा। अब समझ में आई बात, ये स्पेशल पॉइंट्स क्यों 28 में ऐड किए गए हैं। अगर ये पॉइंट यहाँ ऐड नहीं होता तो हम इसको कहाँ ले गए होते? कैपिटल गेन में। सर अब समझ में आ गई बात, अब आप स्पेसिफिक पॉइंट बता रहे हैं, यही 2-4 पॉइंट आप बताएंगे? नहीं बाबा नहीं, बहुत लंबे पॉइंट्स हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, पेशेंस रखेंगे। लेकिन समझ में आया। अच्छा, दूसरा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक्सपोर्ट करते हो, आपका कोई भरोसा तो मुझे है नहीं। किसका? मेरा। क्यों भरोसा नहीं है गवर्नमेंट जी आपको मुझ पर? वो इसलिए ना कि आप कभी एक्सपोर्ट करते हो, कभी डोमेस्टिक में माल बेच देते हो, आप क्या करते हो पता नहीं। एक काम करो, मैं आपको छूट तो देना चाहता हूं, जब आप यूएस के मिस्टर वाई को आप सामान बेचोगे, हम आपको छूट देना चाहते हैं, हम आपसे ड्यूटी नहीं लेना चाहते, लेकिन पता ही नहीं चलता आप कितनी ड्यूटी कब अवेल करोगे। तो एक काम करो, आप ना हमसे फायदा लो। कौन सा फायदा? जरा देखो, मैं अगर एक्सपोर्ट करूं तो क्या सरकार को मुझसे टैक्स लेना चाहिए? सर आप भी ऐसी बात करते हैं, जब विदेश में हम लोग के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा यानी टफ कंपटीशन का लेवल या वॉर चल रही हो, तो उस केस में हमारी गवर्नमेंट अगर हमसे उस सामान के एक्सपोर्ट पर टैक्स वसूलेगी, एक्साइज ड्यूटी वसूलेगी, तो हम सामान कहाँ बेच पाएंगे विदेश में? हमारा बिजनेस तो वहां सामान बेचने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम कंपटीशन में पीछे हो गए, हमारी गवर्नमेंट ने हमको पीछे कर दिया हमारे ऊपर टैक्स चार्ज करके। तो आप क्या चाहते हो, गवर्नमेंट टैक्स ना चार्ज करे? बिल्कुल सर, आप भी यही बात बोलते हैं, मैं भी यही बात बोलता हूं कि एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट माफ कर दे आंख बंद करके? नहीं सर ऐसा नहीं, एक काम करते हैं ना, आप ना पहले टैक्स वसूल लीजिए और बाद में जब वो प्रूफ दिखा दे तो आप उसको टैक्स वापस कर दीजिए। मैंने क्या बोला? एसएससी से टैक्स ले लीजिए, और जब वो बाद में गवर्नमेंट को प्रूफ दिखा दे मैंने इतना सामान एक्सपोर्ट किया है, तो जितनी एक्सपोर्ट ड्यूटी वसूल की है उसको वापस कर दे। ये ड्यूअल वर्क करना अच्छा है क्या? नहीं सर, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ करते हैं, कैसे? गवर्नमेंट ने आपको कहा कि आप एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करोगे हमको, और उसके बाद हम आपको वो ड्यूटी एक्सपोर्ट पर वापस कर देंगे। तो ये ड्यूअलिटी वर्क हम नहीं करने जा रहे। हम एक काम करते हैं, हम आपको एक पासबुक दे देते हैं फोकट में, और इसमें हम आपको 2 लाख रुपए की क्रेडिट दे देते हैं। एक तरह से 2 लाख रुपए का मेरे पासबुक में आ गया, जिसको हम कहेंगे ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, जिसको हम नाम देंगे ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। तो मेरे खाते में 2 लाख रुपए ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक में क्रेडिट हो गए। चलो डेबिट तो मेरे पास होंगे, क्रेडिट गवर्नमेंट ने हमारे खाते में कर दिया, यानी गवर्नमेंट हमको देगी। चलो मेरे पास क्रेडिट हो गया। अब मैंने एक्सपोर्ट किया, मैंने कुछ जमा नहीं किया, आपके पास पासबुक है, आपके पास आपके बैंक की पासबुक है, जाकर खोलिए और देखिए क्रेडिट बैलेंस दिखाई देगा। आपके लिए डेबिट, बैंक के लिए क्रेडिट। आपको बैंक से लेना है, बैंक को आपको देना है, तो बैंक पासबुक जो मेंटेन करती है उसके बुक्स में क्रेडिट दिखता है, ताकि वो आपको पैसा दे सके। गवर्नमेंट ने भी 2 लाख रुपए मेरे नाम से पासबुक में चढ़ा दिए। क्या मैंने कोई पैसा दिया? नहीं दिया। अब मुझे ड्यूटी का पेमेंट करना है। मान लेते हैं मैंने सामान एक्सपोर्ट किया 40,000 रुपए की ड्यूटी के बराबर, तो गवर्नमेंट ने कहा तो मुझे दोगे, फिर मैं तुम्हें वापस करूंगी। उससे अच्छा एक काम करो, 40,000 इसी ड्यूटी पासबुक से निकाल करके दे दो हमको। गवर्नमेंट ने कहा मेरा पैसा मुझी को दे दो। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक कैलकुलेशन तो रहा, हम लोगों ने उस चीज को फॉलो तो किया। जब कस्टम्स एक्ट पढ़ेंगे तो उस समय जानेंगे कि कैसे ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक मेंटेन किया जाता है। फिलहाल 40,000 मैंने इसी में से निकाल कर दे दिया। गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को ही निकाल करके दे दिया। गवर्नमेंट से ना कुछ आया ना गया, ना मैंने गवर्नमेंट को कुछ दिया ना गवर्नमेंट से वापस लिया। बात वहीं की वहीं खत्म। इसको कहते हैं ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, DEPB। क्या नाम देते हैं? DEPB। अब मुझे 2 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता था। एक तरह से देखो ना, मुझे बिजनेस में फायदा हो सकता है 2 लाख रुपए का। अगर मैं 2 लाख रुपए का सामान मार्केट में एक्सपोर्ट कर दूं 2 लाख रुपए की ड्यूटी के बराबर,
अब मेरे खाते में 1,60,000 रुपए बचा हुआ था, लेकिन तब तक मैंने क्या किया, इस पासबुक को अपने किसी दोस्त को बेच दिया। मैंने कहा जा अब आगे का एक्सपोर्ट का काम तू कर। अब 1,60,000 का फायदा तो वो कमाएगा, लेकिन मैंने उससे 30,000 रुपए ले लिए। वो 30,000 जो मैंने लिए हैं किस लॉस के अगेंस्ट लिए? इस 1,60,000 की लॉस के अगेंस्ट लिए। इस 1,60,000 रुपए के बराबर का मैं अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकता था, लेकिन अब मैं ये प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा। इसके बदले मैंने अपने दोस्त से केवल 30,000, 40,000, 50,000 लेकर के उसको ये पासबुक दे दी। अब बताओ क्या ये 40,000, 50,000 मेरे लिए बिजनेस इनकम है? हाँ जी हाँ, क्योंकि उसी बिजनेस लॉस के अगेंस्ट क्या आपकी पूर्ति करेगा, ये कंपनसेट करेगा। ये 40,000, 50,000 आपके लिए बिजनेस प्रॉफिट है, जो क्लियरली बोलता है पीजीपीपी का पॉइंट नंबर ये 28 का सेक्शन, ड्यू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। तो प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, दूसरा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, तीसरा है कैश असिस्टेंस। गवर्नमेंट कहती है, जैसे चाइना की गवर्नमेंट कहती है हिंदुस्तान के लिए अपने मैन्युफैक्चरर्स को कि हिंदुस्तान के बिजनेस को पूरी तरह से इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर दो, उसी तरह इंडियन गवर्नमेंट भी शांत नहीं बैठेगी। कहीं ना कहीं अंदर से भूचाल चल रहा होगा। उसने भी अपने एक्सपोर्टर को बोला बर्बाद करो दूसरों का बिजनेस। हाँ, यही तो कंपटीशन है, यही तो मार्केट है। जो जीता वही सिकंदर। फिटेस्ट का सर्वाइवल रहेगा तो फिट तो वही रहेगा जो इकोनॉमिकली मजबूत होगा। तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने भी बोला एक काम करो, तुम लोग एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, और तुम लोगों को हर 1 किलो पर मैं 5 रुपए कैश असिस्टेंस दूंगी। गवर्नमेंट ने क्या बोला, हर 1 किलो सामान एक्सपोर्ट करने पर 5 रुपए हमसे कैश असिस्टेंस ले लेना। तो एक बात बताओ, मैंने एक्सपोर्ट किया तभी तो वो कैश असिस्टेंस आया। तो ये जो कैश असिस्टेंस आया, ये कौन सा प्रॉफिट है सर? ये तो प्योरली बिजनेस इनकम है। हाँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, पीजीबीपी के इस टॉपिक ने यही तो बताया है कौन कौन सी इनकम्स हमारे पीजीबीपी में क्रेडिट होंगी। तीसरा कैश असिस्टेंस। फोर्थ ड्यूटी ड्रॉबैक। ये ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है? ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब एक तरह का रिफंड है। मैंने गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट ड्यूटी दे दी, गवर्नमेंट ने वो ड्यूटी वापस की। मैंने गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट ड्यूटी दी, गवर्नमेंट ने वो ड्यूटी वापस की। यह है ड्यूटी ड्रॉबैक। मैंने गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी पेमेंट की, गवर्नमेंट ने वो ड्यूटी वापस की, इसको हम कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। उसकी पूरी एक कंडीशंस हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। जब आप फाइनल में आएंगे तो एक चैप्टर पढ़ेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक, उसमें आपको समझ में आएगा ड्यूटी ड्रॉबैक कैसे मिलता है। बस इतना समझ लो आज कि जो हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी का पेमेंट किया था उसका मुझे वापसी हो गई, बात खत्म। दिस इज आवर इनकम, दिस इज आवर इनकम। तो कुल मिलाकर अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट देखे। पहला देखा प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा हम लोगों ने देखा इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी, पहला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, कैश असिस्टेंस रिसीव्ड एंड ड्यूटी ड्रॉबैक। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, any compensation due to or received by any person on account of पहला रिसीट कौन कर रहा है? कोई पर्सन। क्यों रिसीट कर रहा है? क्या रिसीट कर रहा है? कंपनसेशन। क्यों रिसीव कर रहा है? नंबर 1 टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन नहीं, आप इसको मोदी भी बोल सकते हैं। टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट relating to any Indian company or other company. Point number 1. Point number 2, termination
और मॉडिफिकेशन in terms of contract relating to any Indian firm or Indian agency. Point number 3, vesting of management in favor of whom? Government corporations, authority, etc. अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ढंग से सुनेंगे हम। अब तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, any compensation due to a receipt by any person. I am a person, I am just going to receive these compensation. Now these compensation will be charged to tax in my hands as PGBP. Means if I am a person who is going to get any one of these 3 compensation, that amount of compensation will be charged to tax in my hand as PGBP. Is it clear? जी, क्या है ये? पहला, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं किसी कंपनी में मैनेजर हूं, मुझे निकाला जा रहा है। कितनी गलत बात है। मुझे, अच्छा ठीक है, व्यक्तिगत या पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मुझे निकाला जा रहा है और मुझे निकालते समय 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया गया, टर्मिनेशन कंपनसेशन। ओके, आपने मुझे टर्मिनेट किया है, मैं जाऊंगा लेकिन कंपनसेशन लिए बिना नहीं जाऊंगा, मुझे 10 लाख रुपए दो। जैसा कि हम लोग के बीच में म्यूचुअल कंसर्न हुआ था, म्यूचुअली हम लोगों ने अपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्लियर कट लिखा था, मेरी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस में लिखा था, अगर मुझे टर्मिनेट किया जाएगा तो मुझे 10 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा। तो मुझे मेरा कंपनसेशन कंपनी ने दे दिया। वो किस हैंड में होगा? मैं मैनेजरियल केस में था, इसीलिए कहा गया टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। आई वॉज नॉट एन एम्प्लॉय, आई वॉज नॉट एन एम्प्लॉय, आई वॉज अंडर द स्टेटस ऑफ मैनेजरियल पर्सन whose salary was not charged under the head salary। अच्छा, आप कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं? जी, मैं एक इंडिपेंडेंट बंदा हूं, मेरा एग्रीमेंट हुआ है किसी कंपनी के साथ, इंडियन फर्म और अदर, इंडियन कंपनी और अदर कंपनी। अदर का मतलब इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी। जी 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 जी, इंडियन कंपनी और अदर कंपनी, अदर कंपनी का मतलब ये फॉरेन कंपनी को भी शामिल करता है। तो अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसी फॉरेन कंपनी या इंडियन कंपनी के साथ हुआ है, जिसमें मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको हर महीने 1 लाख किलोग्राम मटेरियल सप्लाई करूंगा, और कंपनी ने कहा ठीक है, तुम मुझे वो 1 लाख किलो 10 रुपए पर सप्लाई करोगे, बाद में वो कंपनी कहती है नहीं चाहिए तुमसे सामान। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे आप टर्मिनेट कर रहे हैं? मुझे 5 लाख का कंपनसेशन दो, मुझे 10 लाख का कंपनसेशन दो, जैसा कि हम लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आप मुझे कंपनसेशन दो दो दो। और उस कंपनी ने मुझे 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। बताओ, जो मैं माल सप्लाई करता उस कंपनी को और उससे मैं बिजनेस इनकम कमाता, अब मैं वो बिजनेस इनकम नहीं कमा पाऊंगा, तो बताओ वो जो मुझे कंपनसेशन मिल रहा है वो मेरे लिए किस हेड ऑफ इनकम की इनकम है? सर आप बिल्कुल सही करेंगे, पीजीबीपी की इनकम है। इज इट क्लियर? लेकिन सर ये मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन का मतलब सुधार। मैंने कंपनी से कहा मैं तुम्हें हर महीने 1 लाख किलो सामान 10 रुपए पर दूंगा, लेकिन मैंने उस कंपनी से कुछ महीने बाद कहा कि भाई, कंपनी ने मुझसे कहा कि भाई सामान का दाम 10 से 9 करो तभी तो मैं खरीदूंगी, नहीं तो मैं 10 रुपए पर नहीं खरीदने वाली।
मैंने कहा ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आपने मेरे साथ 1 साल का एग्रीमेंट किया, अभी तो 4 महीने 5 महीने बीते हैं, आप मुझसे 1 लाख किलो हर महीने सामान खरीदोगे 10 रुपए पर, कैसे नहीं खरीदोगे, हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। कंपनी ने मुझे मेरे हाथ में 3 लाख रुपए रखा और कहा देख एग्रीमेंट में ये भी तो लिखा था कि जो बंदा टर्मिनेट या मॉडिफिकेशन करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट में वो 3 लाख रुपए का कंपनसेशन देगा, ये ले 3 लाख रुपए मॉडिफिकेशन कर ले, या ये ले 5 लाख रुपए टर्मिनेट कर ले। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो टर्मिनेट कर दूं और 5 लाख रुपए ले लूं मेरी पीजीबीपी की इनकम, या मैं मॉडिफाई एक्सेप्ट कर लूं और 3 लाख रुपए ले लूं और 9 रुपए पर माल बेचूं। तो अगर मैं 3 लाख रुपए ले लेता हूं और 9 रुपए पर माल बेचना शुरू कर देता हूं तो मॉडिफिकेशन होगा, टर्मिनेशन नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट स्टिल अलाइव, इट हैज बीन मॉडिफाइड। तो उस मॉडिफिकेशन के अगेंस्ट मुझे अगर कोई कंपनसेशन मिलता है दैट विल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। तो मैंने कहा टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी और अदर कंपनी, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी। मैंने क्या वर्ड यूज किया, इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी। मैंने क्या वर्ड यूज किया, इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी। जी सर, यानी यहां पर फॉरेन फर्म और फॉरेन एजेंसी की बात नहीं कही गई है, केवल और केवल ऐसा कंपनसेशन जो किसी इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी के साथ किया गया है, किसी भी पर्सन के द्वारा अगर उसको कोई कंपनसेशन और टर्मिनेशन के थ्रू कंपनसेशन, किसी कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन पर कंपनसेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट के मॉडिफिकेशन पर मिलता है तो चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। तीसरा, वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस एक्सेट्रा। क्या है ये वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट? हमारे यहां कुछ डायरेक्टर्स हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं और उन डायरेक्टर्स की बदौलत मैं करोड़ों रुपए कमाता हूं। गवर्नमेंट को मैं डायरेक्ट कंपटीशन देता हूं, सामने सामने चैलेंज करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टर्स। अब गवर्नमेंट को भी हमसे जेलस होने लगा, गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसे डायरेक्टर्स मेरे पास होने चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा ये एक डायरेक्टर मुझे दे दे ठाकुर, मैंने कहा ये ले ले लेकिन 5 करोड़ दे दे। अगर मैंने कोई अपने मैनेजमेंट के पार्ट को वेस्ट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, तो वहाँ पर मुझे जो इनकम अराइज होगी वो भी पीजीबीपी में अराइज होगी। इज इट क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। नोट हो गया हो तो मैं इसको रब करूंगा। अरे हो गया। हटा रहा। पॉइंट नंबर 4, ढंग से सुनेंगे, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये भी उसी तरह का है। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी, whether convertible into money or not, arising from business or exercise of प्रोफेशन। नोट करें तो हम इसके बारे में डिस्कस करें। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी whether convertible into money or not arising from business or exercising of profession। हम इसको परक्विजिट्स भी तो बोल सकते हैं, सैलरी वाला,
जिस तरह हमें नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं सैलरी में, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होते हैं, उसी तरह नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स अगर हमें हमारे बिजनेस में मिलते हैं ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटीज, ड्यू टू प्रोफेशनल एक्टिविटीज, देन सच नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मस्ट बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबी। क्यों सर, कोई एग्जाम्पल भी तो दीजिए आप। बिना एग्जाम्पल के आप बात करेंगे मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आता। हाँ, मुझे भी नहीं समझ में आता, मुझे तो समझ ही नहीं आता। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं समझ में आता, एग्जाम्पल की बात करता हूं। हुआ ये, एक दिन मिस्टर एक्स थका हारा, काम के बोझ का मारा, सिंकारा, वो थका हारा घर पहुंचा, उसने अपने घर का दरवाजा खोला, थका हुआ था, एजेंसी का काम किया हुआ था, एजेंसी मतलब किसी बड़ी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर था। दरवाजा खोला, थका मांदा आया, अचानक उसके पैर में कुछ लड़ा, उसने लाइट जलाई, नीचे से कागज उठाया, कागज उठाया कंपनी की ओर से था। कंपनी ने कहा कि भाई आप हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल हैं, आप हमारे एक चहेते डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप मतलब वो आम आदमी पार्टी नहीं, आप हमारे बहुत अच्छे बंदे हैं, हम चाहते हैं आप खुश रहें, आबाद रहें, हमारी ओर से आपको आशीर्वाद। मैंने कहा इस आशीर्वाद का करेंगे क्या? तो मैंने कहा नीचे लिखा हुआ था संलग्नक। मैंने क्या किया, इनक्लोजर में क्या है, इनक्लोजर में लिखा था 2 टिकटें हैं 4 दिन 5 रातों के लिए। कहाँ के नहीं, 4 दिन 5 रातों के लिए या 5 दिन और 4 रातों के लिए आप होनोलुलु जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? होनोलुलु। तो होनोलुलु जाने का मुझे मौका मिला, टिकट मिली और लिखा था 3 लाख की आप शॉपिंग कर सकते हैं, उसका कार्ड अटैच है, गिफ्ट कार्ड। अरे मैं देखकर फूला नहीं समाया, थकावट क्या थी शरीर में मैं भूल गया, तुरंत मैंने अपनी सामान पैकिंग की और बैग उठाया और होनोलुलु की ओर होनोलुलु हो गया। अच्छा, वहां जाने के बाद ढंग से सुनेंगे, एक हफ्ता घूम घाम कर जो हमें मिला था, वापस आए थके हारे, हाथ में पूरा गिफ्ट बैग भरा हुआ था, दरवाजा खोला, अंदर जैसे ही आया पैर से फिर कुछ खर खर कर की आवाज आई। मैंने लाइट जलाई, नीचे कागज था, खुशी मिली कि शायद फिर होनोलुलु जाना है, लेकिन उस पर लिखा था आयकर विभाग। वहाँ की नोटिस थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उसमें लिखा था आप होनोलुलु होकर के आए हैं तो हमें भी कुछ होनोलुलु का हिस्सा दीजिए, मतलब कुछ हमें टैक्स दीजिए। आपने कुल मिलाकर 8 लाख रुपए का खर्च किया है, 8 लाख रुपए पर अब आप टैक्स देंगे। मैंने कहा ये कौन सी बात होती है, ये तो मुझे मेरे कंपनी ने एज अ गिफ्ट दिया था। ये गिफ्ट क्यों दिया था कंपनी ने, क्या रिश्ता था आपका उस कंपनी के साथ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन का। और बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन में भी तब जब मैंने सामने वाली कंपनी को अच्छा फायदा दिया एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, तब दूसरी कंपनी ने मुझे बाहर जाने का मौका दिया। अगर मैंने उस कंपनी का नुकसान कराया हुआ होता तो कंपनी मुझे 2 टिकट नहीं देती बल्कि 4 देती। ठेंगा, 2 टिकट भी नहीं देती, कुछ नहीं देती, शायद वो टर्मिनेट कर लेती एग्रीमेंट को। तो कंपनी ने मुझे वो जो घूमने का मौका दिया, जो मुझे बेनिफिट दिया, दैट बेनिफिट वाज अराइजेस ड्यू टू ओनली exercising of profession or doing great job relating to the business. Is it clear? That's it. तो इसीलिए मैंने लिखा the value of any benefit or amenity arising from business or exercise of profession whether convertible into money or not, चाहे हम उसको मनी में कन्वर्ट कर सकें या ना कर सकें। सर इसका क्या मतलब है? हमें जो टिकट मिली थी उसमें लिखा था बेटा तू ही जाएगा और तेरे साथ घर का कोई फैमिली मेंबर जाएगा, ये टिकट इन कैश नहीं हो सकती, या एक काम करो अगर तुम नहीं जा रहे हो तो 50% कंपनी से कैश ले लो, इसको हम कहते हैं इन कैश करवा लेना। इज इट क्लियर? तो ये बेनिफिट था और वो बिजनेस के कारण आया, परक्विजिट था, इसीलिए तब भी वो हमारा टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सैलरी चैप्टर में, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। और मैंने उस समय आपको बोल दिया था कि जब पीजीबीपी चलेगा तो मैं आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। अब आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी सीखना है तो वापस चले जाएं सैलरी हेड में। एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीट फॉर
हमें कोई पैसा मिला, लेकिन वो पैसा क्यों मिला ये काम मत करना। वो पैसा मुझे क्यों मिला? फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी और प्रोफेशनल एक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं नॉन कंपीट फीस। नॉन कंपीट फीस, पहला पॉइंट ये, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी। अब नया अमेंडमेंट आया है 1718 से, फॉर नॉट प्रोफेशनल एक्टिविटी, फॉर नॉट for what? For not sharing any know-how, patent, copyright, franchisee, license, fees, formula or such type of commercial activities। इसके बाद मुश्किल से 2 पॉइंट और हैं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, खत्म होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अब आपका क्या देना ही पड़ेगा। एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय, फॉर व्हाट? फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी। मैं ये पेन बनाने का काम करता हूं, मैं नटराज कंपनी हूं, चलो हाँ मैं नटराज कंपनी हूं, मैं ये पेन बनाने का काम करता हूं। ये अप्सरा कंपनी की पेन है, दोनों पेन में फर्क दिख रहा होगा। ये नटराज कंपनी की, ये अप्सरा कंपनी की पेन है। अप्सरा कंपनी ने ये पेन लॉन्च की, खूब एडवर्टीजमेंट की। अब नटराज कंपनी की तो हालत पस्त, वो इसीलिए पस्त कि अब अप्सरा कंपनी आएगी, पेंसिल के मार्केट में ऑलरेडी वेल नोन है, इसको हमें कंपीट करने में इसको दिक्कत नहीं आने वाली, इसी कुछ न कुछ मेरा मार्केट शेयर चुरा लेगी, यानी हड़प लेगी या खींच लेगी, मुझे कुछ बिजनेस लॉस होगा। अब ये सोचकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई, मैंने सोचा चलो एक दांव खेलते हैं। मैं गया उस अप्सरा कंपनी के पास, मैंने कहा अप्सरा अप्सरा सुन, उसने कहा सुना। मैंने कहा कि एक काम कर, उसने कहा क्या? मैंने कहा तू अपनी ये पेन बनाना बंद कर दे, तू जो पेंसिल और इरेज़र बनाती है ना तू बनाते रह, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर तू ये पेन बनाना बंद नहीं करेगी कंपनी, नहीं तो, उसने कहा नहीं तो क्या? नहीं तो, उसने कहा नहीं तो क्या? मैंने कहा नहीं तो 10 करोड़ रुपए ले लेना। क्या ले लेना? 10 करोड़ रुपए ले लेना। अप्सरा कंपनी ने कहा ठीक है भाई, तू मुझे 10 करोड़ रुपए दे दे, मैं ये पेन नहीं बनाऊंगी। कंपनी को मैंने 10 करोड़ रुपए दे दिया। अब बताओ ये अप्सरा कंपनी के लिए कौन सी इनकम है? सर अनडाउटली इट इज पीजीबीपी इनकम। क्यों सर ये पीजीबीपी की इनकम क्यों है? अगर वो अप्सरा कंपनी उस बिजनेस एक्टिविटी को अंजाम देती तो कुछ न कुछ उसको फ्यूचर में फायदा मिलता, उस फ्यूचर के फायदे का कंपनसेशन आज उस एक्टिविटी को बंद करने के अगेंस्ट दिया गया है। तो फ्यूचर का लॉस लेकिन आज का फायदा, दिस इज आवर बिजनेस इनकम जी। तो एनी कंपनसेशन या एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी, दूसरा फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, फीस, फॉर्मूला एक्सेट्रा। मेरे पास कोई नॉलेज है, अब मैं अगर वो नॉलेज बांट दूं तो बड़ी बड़ी कंपनियां रास्ते पर आ जाएं। सर आपके पास ऐसा कौन सा नॉलेज है? मेरे पास नॉलेज है पानी से पेट्रोल बनाने का। जिस दिन मैंने वो फॉर्मूला बता दिया ना, क्या क्या बोल रहे हैं सर, फिर से बोलिए। मैंने कहा मेरे पास नॉलेज है पानी से पेट्रोल बनाने का, आओ नॉलेज ले जाओ। अगर ये नॉलेज निकल गया ना
होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चला आया, खुल जाए यही बात तो गल्फ कंट्रीज की दुहाई है दुहाई। अरे हाँ हाँ भाई, एक बार अगर मैंने ये राज खोल दिया कि पानी से पेट्रोल कैसे बनता है, उस दिन से जितनी भी अरब कंट्रीज हैं सब पानी में मिल जाएंगी, तेल में नहीं मिलेंगी, पानी में मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका पेट्रोल खरीदेगा कौन? तो उन लोगों ने मुझे चुप करने के लिए 20 करोड़ रुपए दे दिए, किसी को पता भी नहीं चला, मैंने वो राज रखा। बताओ वो 20 करोड़ रुपए मेरे किस हेड ऑफ इनकम में जाएंगे? सर अगर आपने ये नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी बांटा होता ना कुछ न कुछ, आपको वहां से रॉयल्टी इनकम होती। अब किसी ने मुझे मना कर दिया, मत बांटो, मत दो, ये फॉर्मूला बाकियों को मत दो, केवल मुझे दो या मुझे भी मत दो, जैसे चल रहा है वैसे चुप रहो, कुछ बोलना मत। उसने मुझे 20 करोड़ रुपए मिल गए, हो गया मेरी इनकम, बिजनेस इनकम है। इज इट क्लियर? क्योंकि मैं उससे बिजनेस से कमा सकता था, लेकिन अब मैं उसको रोक कर रखा हूं फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, फॉर्मूला, फीस और सच टाइप ऑफ कॉमर्शियल राइट्स। इज इट क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर है। हटा दूं? जी सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ढंग से सुनेंगे। इनी, ये मक्खी मुझे जीने नहीं देगी। एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट और एनी अदर अमाउंट received or receivable by any partner, do you want a partner or partner, any partner from its partnership firm। अजीब लगेगा, अजीबो गरीब लगेगा ये पॉइंट। मैंने बोला अगर कोई सैलरी मिलती है, मैं आपके साथ पार्टनर हूं किसी फर्म में, ना बोथ ऑफ वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अब इस फर्म में हम लोग पार्टनर है, क्या बात है, ये मक्खी आज मुझे पढ़ाने नहीं दे रही हैं। अगर हम दोनों किसी फर्म में पार्टनर हैं और उस फर्म से मुझे सैलरी मिलती है, आपको बोनस मिलता है, मुझे कमीशन मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो हम लोग को जो कुछ भी अमाउंट किसी भी नाम से मिल जाए, कोई भी रिमनरेशन पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को देती है, तो पार्टनर्स को मिलने वाला वो अमाउंट सैलरी नहीं रहता, पीजीबीपी बन जाता है। पार्टनर्स को मिलने वाला वो बोनस सैलरी नहीं रहता, वो पीजीबीपी बन जाता है। पार्टनर्स को मिलने वाला वो कमीशन सैलरी या अदर सोर्सेज नहीं रहता, वो पीजीबीपी बन जाता है। पार्टनर्स को मिलने वाला फर्म से वो इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं रहता, बल्कि वो पीजीबीपी बन जाता है। पार्टनर्स को अपनी पार्टनरशिप फर्म से जो कुछ भी मिलेगा वो सारा का सारा पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स, in the hands of the partners, in the hands of the partners। If any partner is going to get or receive any salary, bonus, commission, interest or any other amount, whatever the name is, will be charged to tax under the head PGBP in the hands of the partner and not under any other head of income। Is it clear? बिल्कुल नया है, शेयर करो तुरंत। आता है ना व्हाट्सएप पे? फिलहाल मैं व्हाट्सएप बहुत कम देखता हूँ। Is it clear? इसमें कोई दिक्कत नहीं सर? कहीं कोई पॉइंट? जी सर, अभी एक पॉइंट और बचा है, सेक्शन 35 AD का। इसके अलावा हम लोगों ने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। द लास्ट पॉइंट,
आप केवल लिखेंगे ऐसे, क्योंकि जब तक मैं आपको सेक्शन 35 AD ना बता दूं, स्पेसिफाइड बिजनेस, सेक्शन 35 AD जब आप पढ़ेंगे तो इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, डिडक्शन ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, उस समय हम लोग ये डिस्कस करेंगे इत्मीनान से। और जब मैं सेक्शन 35 AD पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं आपको फ्लैशबैक में ले आऊंगा और मैं उस समय आपको ये बोलूंगा कि देखो जब हम लोग आज के दिन जब ये पढ़ रहे थे ना, तो मैंने पॉइंट नंबर 8 में केवल आपको सेक्शन 35 AD लिखवाया था, उसके आगे कुछ नहीं लिखवाया था। और मैंने कहा था जब सेक्शन 35 AD पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। देखो आज समझ में आया, तो उस समय आप लोग कहेंगे हाँ सर समझ में आया। लेकिन एक बार पढ़ देते हैं, पढ़ने में क्या बुराई है क्या? सेक्शन 35 AD में आपको 100% की डिडक्शन मिलती है, कई जगहों पर 200% की डिडक्शन मिलती है। फिलहाल मैं उस चीज़ को किनारे कर देता हूँ। कुछ ऐसे खर्चे हैं जिनकी डिडक्शन 100% मिल जाती है, कैपिटल नेचर के खर्चों की। अगर आपने कोई स्पेसिफाइड बिजनेस किया है, उसको ट्रांसफर करते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसको डिमोलिश करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और उससे कुछ भी रिकवरी होती है, दैट वुड बी चार्ज टू टैक्स अंडर हेड PGBP cause it is specifically given under section 28। क्यों? वो हम लोग जब सेक्शन 35 AD पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हम लोगों ने एक पॉइंट जो नहीं बिल्कुल देखा वो है म्यूचुअल कंसर्न का। ये हम लोग जब ये टॉपिक करेंगे ना, असेसमेंट ऑफ म्यूचुअल कंसर्न, तो उस समय देखेंगे। फिलहाल हम लोग के काम का नहीं है, जब आएगा ये टॉपिक म्यूचुअल कंसर्न तो उस समय देखेंगे। अभी हम इसको बिल्कुल 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 स्किप कर देते हैं। तो पॉइंट नंबर 8 एंड पॉइंट नंबर 9 विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन व्हेन द रेलेवेंट टॉपिक विल बी डिस्कस्ड। इज इट क्लियर? आज आपका ये टॉपिक ओवर हो गया। मैं एक बार आपको पूरा रीकैप करवा देता हूँ, जल्दी से जल्दी सुनेंगे, 1 मिनट के अंदर सुनेंगे। Section 28. Any profit or gain arising from business or profession carried on by the SSE at any time during the previous year, first, second. In case of an export SSE, these 4: profit on sale of import license, profit on sale of duty entitlement passbook, duty drawback received, and cash assistance received. Clear? The value of any benefit or amenity provided, the value of any benefit or amenity, whether convertible into money or not, arising from business or exercising of profession. Next, any compensation due to or received by any person on account of termination or modification in terms of a contract relating to Indian company or other company, includes foreign company. Termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm or Indian agency. Vesting of the management in favor of the government corporation, government authority or company, etc. Next, Keyman insurance policy. Next, mutual concern. Next, section 35 AD. Next, any amount due to or received for not carrying out any business activity, for not sharing any know-how, patent, copyright, franchisee, license fees, formula, etc. और such type of commercial rights. इसके अलावा एक पॉइंट मैंने और बताया था आपको। Yes, any salary, bonus, commission or any other remuneration, whatever the name is, receipt or receivable by any partner from its partnership firm will be chargeable to tax under the head PGBP। जी हाँ सर, आपने टॉपिक खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग सेक्शन 29 से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।